नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आज हमारे साथ हैं विनोद धारणिया जी। विनोद धारणिया जी सोशल मीडिया के एक स्थापित नाम, जिन्होंने हमारे क्षेत्र से संग्रिया की आवाज़ फेसबुक ग्रुप के रूप में शुरुआत की और वर्तमान में इंडिया आवाज़ के नाम से एक ऐप का संचालन कर रहे हैं। इसी नाम से आपका फेसबुक पेज भी है। सोशल मीडिया के प्रारंभिक काल से आपने सोशल मीडिया को बहुत नज़दीक से देखा है, उसको शिशु अवस्था से वयस्क होते हुए देखा है। आपके अपने अनुभव हैं। सबसे पहले विनोद धारणिया जी, मैं आपका चेतना रेडियो 90.4 एफएम में स्वागत करते हुए यह जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को किस तरह से बदल दिया है। जिस तरह हर सोशल मीडिया का या हर मीडिया का एक सकारात्मक पहलू होता है, नकारात्मक पहलू भी होता है, तो हमारा ध्यान उस सकारात्मक पहलू की ओर रहा है और इस ओर ध्यान केंद्रित रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम समाज को कुछ लाभ दे सकें, समाज को कुछ अच्छी जानकारियाँ और जो देश हित में, समाज हित में जो काम है उनको बढ़ाया जा सके, एक लोगों को एक लाभ के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सके। निश्चित तौर पर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आपका सोशल मीडिया ग्रुप सूचना तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। मुझे याद है लॉकडाउन के वह क्षण जब आपने बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाभान्वित किया। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें मदद की ज़रूरत थी और उस मदद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात कही, आप तक अपनी बात पहुंचाई। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बात को प्रशासन तक, समाज तक पहुंचाया और बहुत से लोग लाभान्वित हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि सोशल मीडिया के अंदर भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण और कुछ ऐसे प्रसारण होने की संभावना भी रहती है जिनका सत्यता से कोई संबंध नहीं होता। समाज में बहुत से ऐसे विरोध भी उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारे सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके संग्रिया की आवाज़ और इंडिया आवाज़ ग्रुप में आपने ऐसी भ्रामक बातों को किस तरह से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया? मैं फेसबुक से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और लगातार मेरे ग्रुप्स चलते रहे, लोगों से कम्युनिकेट होता है। इसी दौरान जिस तरीके से संचार में, मीडिया में, इंटरनेट के माध्यम से गति आई, सूचनाओं को प्रसारित होने में तेज़ी आई, उसके साथ साथ कई बिंदुओं पे स्थिति गंभीर भी हुई। अच्छी सूचनाएं भी जल्दी पहुंचने लगी और बुरी सूचनाएं भी जल्दी पहुंचने लगी। और हर जो साधन का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। तो धीरे धीरे मैंने बात किया, अभी इसमें ऐसे लोग सक्रिय हो रहे हैं जो समाज के लिए घातक है, समाज के सौहार्द के लिए घातक है और जो नई युवा पीढ़ी है, खासकर बच्चे हैं, उनको भ्रमित करने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये सोचा गया कि इस बारे में काम किया जाए और लगातार हम सरकार के योजनाओं के बारे में और जो पुलिस प्रशासन व अन्य प्रशासनिक जानकारियों को लोगों तक जल्दी मुहैया कराने के एक सेतु के रूप में हमने काम शुरू कर दिया। और जब ये चीज़ें देखते हैं, उसी दौरान ये चीज़ें आने लग गई कि बहुत से लोग एक फेक न्यूज़ के माध्यम से समाज में गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपना कोई देश विरोधी एजेंडा है या किसी तरीके से भ्रमित करने वाला एजेंडा है, उसको बढ़ाने में आगे एक विधिवत रूप से एक समूह के रूप में काम करने लगे। तो ये आवश्यकता हुई और अभी हाल ही के दिनों में सरकार भी इस बारे में चेती और सरकार के प्रशासनिक अमलों में अब पिछले दिनों में आपने देखा जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ की ओर से ये एक अभियान चलाया गया। तो उसमें जो फेक न्यूज़ है उस पे
जिससे सांप्रदायिक सौहार्द, और दूसरा जो हथियार का प्रदर्शित करने, क्योंकि ये सीमावर्ती एरिया है और जो एक नए नौजवानों में एक गैंगवार का और जो ये अलग अलग नाम चल रहे हैं, तो थोड़े उनसे युवा प्रभावित थे, तो हथियारों के रूप में वो प्रदर्शन करने लगे। और वो हथियारों का प्रदर्शन एक एक्सटॉर्शन और व्यापारियों को या बिजनेसमैन लोगों को तंग करने की या आम लोगों को तंग करने में वो एक प्रभाव डालने लगे। तो हमने भी इसमें लगातार उनका सहयोग किया, एक अभियान चला और उस अभियान के तहत फेसबुक पे जैसे सूचनाएं मिली या जिस तरीके से शिकायतें मिली, उन लोगों की धरपकड़ की। तो उस बात का सकारात्मक ये प्रभाव रहने वाला है कि जो युवा तुरंत घुसे हैं वो दोबारा उसमें आगे और दलदल में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही अभी जैसे उदयपुर का जो हुआ, एक जो वीडियो जारी हुआ, उस वीडियो को जारी करने के पीछे मेरी नज़र में ये मकसद था कि कैसे जो राजस्थान की कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाया जाए त्वरित गति से, और वीडियो के इस तरीके से पेश किया गया। परंतु सरकार सचेत थी, प्रशासन सचेत था, तो उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से रोका। अगर वो नहीं रोका जा सकता था तो उस एक आतंक को एक तवज्जो मिल जाती या उसको कई कारण आगे उसके प्रभाव हो सकते थे। तो ये बड़ा बचाव हो गया। और ये न्यूज़ जिस तरीके से जो आतंकी तत्व थे वो उस न्यूज़ को जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे वो बढ़ नहीं पाई, और वो जो अपराध है एक नियंत्रित अवस्था में हो गया और आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद में सोशल मीडिया में जो अलग अलग भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं उनको भी डिटेन किया गया। दूसरा, पुलिस के माध्यम से जो संदेश थे, जैसे आईजी वगैरह जो बड़े अधिकारीगण हैं, उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और जो थे वो हमने तुरंत प्रभाव से प्रसारित किए और लोगों तक संदेश पहुंचाया कि पुलिस एक बड़े एक्टिव रूप में काम कर रही है, तुरंत काम कर रही है। तो लोगों में एक भय का वातावरण नहीं हुआ, लोगों में एक असंतोष नहीं हुआ। तो ये चीज़ें सकारात्मक। तो हमने ये नैतिक दायित्व निभाया कि जो उस तरीके की न्यूज़ है उसको आगे बढ़ाया, और जो वीडियो को वायरल न करने के जो निर्देश थे वो लोगों तक पहुंचाया और खुद भी रोकने की कोशिश की। तो अंततः एक बड़ी घटना, इस घटना को जो बड़े रूप में जाने की एक संभावना थी उसको हमने सब ने मिलकर एक नियंत्रित किया। तो इस तरीके से हम काम करके एक समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और इसका सकारात्मक रूप सोशल मीडिया का हम दिखा सकते हैं। विनोद जी, मैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा। एक समाचार पत्र जब प्रकाशित होता है तो उसमें उसके संपादक, प्रकाशक का अपना उत्तरदायित्व होता है। उसके संवाददाता जो खबर भेजते हैं, डेस्क उनकी स्क्रूटनी करता है, उनकी विश्वसनीयता की परख करता है और उसके बाद में वो प्रकाशित होते हैं। उनके लिए अपने कानून, अपने नियम हैं। हम चेतना रेडियो स्टूडियो में बात कर रहे हैं। यहाँ से भी कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है तो जो स्टेशन के मुखिया हैं, रेडियो स्टेशन के मुखिया हैं, उनका दायित्व है कार्यक्रम चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, उसमें उन तथ्यों को प्रसारित होने से रोका जा सकता है जो कि भ्रामक हैं या जो हमारे जो देश की धारा है उसके खिलाफ हैं। आपके सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो मैं फेसबुक की बात करूं, चाहे मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं, उसमें एडमिन की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह भी आने वाली पोस्ट को अप्रूव करे या न करे उसका डिस्क्रिप्शन है और उसके माध्यम से उसको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी ग्रुप के अलावा भी फेसबुक का हर व्यक्ति का अपना एक प्लेटफॉर्म है और यह भी प्राय देखने में और सुनने में आता है तथा अनुभव किया है कि बहुत सी फेक नाम से आईडी हैं जिन पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है और वो फेक आईडी सोशल मीडिया पर
अपनी बात को जब भ्रामक रूप से या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले रूप से या हमारी युवा पीढ़ी को खराब करने के उद्देश्य से बात कहती हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया किस तरह से नियंत्रित करे, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं यहाँ एक बात आपसे और कहना चाहूँगा। एक धारणा है और वह सच्चाई है कि सच्ची बात को या सही बात को फैलाने में समय लगता है, लेकिन खराब बात या गलत तथ्य फैलाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, वह बड़ी तेजी से फैलते हैं। इस संदर्भ में आपका दृष्टिकोण क्या है? अभी ये बहुत बड़ा एक संकट है सोशल मीडिया पे, जो फेक आईडी का है, फेक न्यूज़ का है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसी पे मैं आपको फिर उदयपुर के एक संस्करण में ले जाना चाहता हूँ। जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि जो आरोपी है उसने फेक नाम से आईडी बना रखी थी और उस पे शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगा रखी। आईडी लोग थी, जैसे कि हम अपना आदर्श मानते हैं भगत सिंह को, जो महापुरुष लोग हैं उनको, जब हम वो फ़ोटो देख के उनसे जुड़ जाते हैं, पर उनका मोटिव हमें पता नहीं होता है, तो उस दौरान जुड़ जाते हैं तो हमें संकट का सामना करना पड़ सकता है। जब पुलिस जांच करेगी भाई उससे कौन कौन लोग जुड़े हैं, तब हम उसकी प्रोफाइल से जुड़े होंगे तो हमारे ऊपर भी एक संकट आ सकता है, हमें भी जांच का और पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचा जाए, जो लोग प्रोफाइल हैं उनसे बचा जाए, जिनका आईडी का जो उसका है उसको भी चेक किया जाए, फेक नाम से है या नहीं, उनसे दूर रहा जाए। दूसरा, जब भी आपको लगे, पुलिस प्रशासन ने अपने नंबर दिए हैं या स्थानीय जो थाना है उसमें सूचित करें भी ये लोग अनर्गल लिख रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात लिख रहे हैं या हथियार या किसी को धमकाने के मंशा से काम कर रहे हैं, तो उसकी सूचना प्रशासन को, लोकल प्रशासन को दी जाए। और लगातार ये प्रशासन इस बात में सचेत है और मैं प्रशासन का बड़ा धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। ये जो गंभीर संकट ये पैदा हो रहे हैं उसके प्रति टाइम से सचेत हो गए, कल को ये स्थिति होती तो भी नियंत्रण से बाहर हो जाते। तो ये जो अभियान काफ़ी लंबे समय चलने वाला है, लगातार चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है और आगे भी चलने वाला है, तो उसके सकारात्मक परिणाम बहुत आएंगे। और एक्चुअल में क्या है, सोशल मीडिया से जो युवा लोग जुड़े हुए हैं उनके भ्रमित होने की बड़ी आशंका है। समाज में वैमनस्य फैलाने की जो कोशिश करते हैं, उनको एक बंधे बंधाए लोग मिल गए जिनको आसानी से भ्रमित किया जा सके और कहीं जाना नहीं, तो उसका दुरुपयोग रोका जाना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। विनोद जी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि आप किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले इस बात की परख कर लें कि क्या आप उसके परिचित हैं, और यदि उसके परिचित नहीं हैं और उससे अपनी मित्रता करना चाहते हैं तो यह भी सुनिश्चित कर लें कि वो कोई फेक आईडी तो नहीं है। आप उसके जो सोशल मीडिया पर जो डाला हुआ है उसको देखकर भी एक आकलन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसके सोचने की दिशा क्या है। इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं और कहूँगा, जिसका ध्यान हमारे श्रोताओं का आप और मेरी इस बातचीत के माध्यम से दिलवाना चाहूँगा। बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आपके पास में व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है और आप उस व्हाट्सएप वीडियो कॉल को उठा लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं आपकी तस्वीर उस व्यक्ति के पास में चली जाती है और वह व्यक्ति उस आपकी तस्वीर को किसी नग्न तस्वीर, आपत्तिजनक तस्वीर के साथ में जोड़कर तुरंत आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। बहुत गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि हमारे छोटी सी संग्रिया की जगह में भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोग ऐसे व्यक्तियों के शिकार हुए हैं। इस संबंध में आप सोशल मीडिया उपयोग करने वालों को क्या राय देना चाहेंगे? ये बिल्कुल बहुत गंभीर बात है, ये भी एक बड़ा पहलू है। लगातार लोग शोषित हो रहे हैं और समाज में इज्जत जाने के भय से बहुत से लोगों ने सुसाइड भी की है और बहुत पैसा भी गंवाया है। और जिस तरीके से ये हनी ट्रैप के मुद्दे आते हैं, सोशल मीडिया पे अनजान लोगों से हम फ्रेंडशिप करते हैं, तो
उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। तो ये अनजान लोगों से ना जुड़ा जाए। उसमें एक अलग एक ये पहलू है, जो बैंक अकाउंट साफ करना या OTP मांगना या किसी तरीके से फंसाने का काम, ये व्यवसायिक विज्ञापनों से भी बच के रहना। बिल्कुल। और उसमें एक है जो बच्चों के वीडियो गेम है, उसके माध्यम से भी बच्चों के अकाउंट से पैसे लिए जाते हैं। वो माँ बाप के अकाउंट के पैसे उड़ा देते हैं। उसके बाद में एक समय आने के बाद में माँ बाप को पता चलता है, तो जैसे मोबाइल में फादर का मोबाइल ले लिया तो उसमें उसका अकाउंट है, उससे जोड़ के गेम खेल लिया या जो पैसे भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए और कर दिए। ये शिकायतें भी बहुत है। और जो आपने जैसे बताया कि ये शोषण करने का एक साधन बना लिया है, जो अनजान लोग हैं, जो कम चलाना जानते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। दूसरा एक मैं इस लगे हाथ एक और बात कहना चाहता हूँ। हम TRP बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रचार के लिए उत्सुक हो जाते हैं और अपने जल्दी से बिना तथ्य को जाने पोस्ट को शेयर कर देते हैं। जैसे व्हाट्सएप में कोई सनसनीखेज न्यूज आई या कुछ लोग ऐसे प्रसारित है, जैसे TV चैनल भी कहते हैं ये हो गया ब्रेकिंग न्यूज है, तो हम उसको बिना तथ्य को जाने समझे उसको शेयर कर दें। ये बहुत ही घातक है। जो बात गलत तरीके से पहुंचाना चाहता है, ब्रेकिंग लिख के पहुंचाना चाहते हैं, और उस बात को हम शेयर कर रहे हैं, गलत बात को, तो हम उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये शेयर करने की प्रवृत्ति इस जल्दबाजी में नहीं किया। आप कोई न्यूज़ आ रही है, उसका भी एक मैं समाधान भी आपको लगे हाथ बताता हूँ। जैसे कोई न्यूज़ आई भी, ये घटना हो गई, यहाँ भूस्खलन हो गया, आग लग गई या कोई घटना हो गई, तो उसका गूगल सर्च में तुरंत जांच कीजिए। जब काउंटर जांच में या न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, बड़ी घटना हुई है, उसको देख लीजिए। जब वहाँ वाले दोनों बात वेरीफाई होती है। अभी कई बार ऐसे चल जाता है भी फलाना लीडर है, जैसे बादल साहब थे, सीरीज थे, तो ऐसी न्यूज़ आ गई भी उनकी मृत्यु हो गई। तो अब बहुत से लीडरों के साथ इन दिनों में ऐसा हुआ है। वो जल्दी न्यूज़ फैलाने के चक्कर में, पहले न्यूज़ देने के चक्कर में ये घटनाएं होती है। तो उसकी काउंटर आप उसकी जांच अवश्य करें, फिर चाहे कितना ही शेयर करें। विनोद जी, हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के माध्यम से मैं श्रोताओं का एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसी चेतना रेडियो के माध्यम से गूगल के सौजन्य से एक फैक्टशाला कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, और प्रसारित कार्यक्रम चेतना रेडियो 90.4 FM के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक सूचनाओं की जांच कैसे की जाए और उसके संदर्भ में क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, कुछ सतर्कता के उपाय हैं। तो हमारे श्रोता इस संबंध में YouTube चैनल पर जाकर प्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में उस फैक्टशाला को सुन सकते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा कर सकते हैं। समय चक्र चल रहा है, घड़ी संकेत कर रही है कि हम हमारी बातचीत को विराम दें, लेकिन एक सवाल के बिना वह बातचीत अधूरी रह जाएगी। मैं प्रिंट मीडिया से भी जुड़ा रहा हूँ, आज चेतना रेडियो के माध्यम से इस ब्रॉडकास्ट क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहा हूँ। जब भी कोई सरकार नियम बनाती है तो वह लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमारी अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। कहीं न कहीं जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और सोशल मीडिया भी अब उसका एक अंग बनता जा रहा है। आप एक लंबे समय से सोशल मीडिया के संचालक होने के नाते, जुड़े होने के नाते, क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार को इसमें प्रभावी कानून लाने चाहिए या इसी तरह इस क्षेत्र को विकसित होने देना चाहिए? जिस तरीके से सोशल मीडिया का लोगों में रुझान बढ़ा है, जिस तरीके से इसका एरिया बढ़ा है, आज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं तुरंत पहुंचती है जो 2 या 3 दिन में पहुंचती थी। उस जल्दी पहुंचने के कारण ज़्यादा लोग जुड़े हैं, मौसम की जानकारी, बहुत सी उपयोगी जानकारी मिलती है, तो उसका ये फायदा हुआ है। इतने लोग जुड़ गए हैं, साथ में उसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो सरकार को इस बारे में और गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इसके बारे में कुछ नियमों में भी सुधार करना चाहिए और सतत एक निगरानी की आवश्यकता है। और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खुद, जैसे फेसबुक, ट्विटर, जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो भी कुछ अनियंत्रित तरीके से काम करने लगे, उन पे भी थोड़ा नियंत्रण हो तो एक
बेहतर होगा, या जैसे नियंत्रण नहीं कहूँगा, एक सरकार और देश की मीडिया का, प्रशासन का साथ एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इस लहजे में सूचनाएं जाए और सूचनाएं स्वतंत्र हों और फेक न्यूज़ बढ़ावा नहीं। बहुत खूब। आपकी एक बात मैं पुनः श्रोताओं के लिए दोहराना चाहूँगा। आपने कहा कि यह हमारे संचार माध्यमों का एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुका है सोशल मीडिया। निश्चित तौर पर आज देखिए सिलोन का रेडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आज BBC हिंदी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से सुनी जा सकती है। और तो और कहूँ, आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज के माध्यम से उसके प्रसारित कार्यक्रमों को सुना जा सकता है। जब रेडियो ने भी अपनी बात को एक सीमाओं से बाहर पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, तो उसकी अनदेखी तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे नियम भी होने चाहिए जो विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करें, लेकिन वो बात किस तरह से कही जाए, किस सत्यता के साथ कही जाए, और यदि उन सीमाओं का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उसके लिए दंड का भागी बने, यह आवश्यक है। मैं समझता हूँ हमारी यह बातचीत हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत उपयोगी जानकारी उन्हें मिली होगी। हमारे चेतना रेडियो के श्रोता हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे फ़ोन नंबर पर भी कॉल कर बता सकते हैं कि उन्हें कार्यक्रम कैसा लगा। आप हमारे चेतना रेडियो के स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण विषय पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।